दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूं जो खुद एक उद्योगपति रही हैं। वर्तमान में ये नई उद्यमी की सहायता करती हैं। इनका कैरियर विविधताओं से भरा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर NIFT से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया। कई फैशन डिजाइनर के साथ इंडियन मार्केट के फैशन ट्रेंड पर रिसर्च किया। फिर उन्होंने अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री की शुरुआत की। कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने छोटे उद्यमी के दर्द को नजदीक से समझा। आज ये एक संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप MSME सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए मददगार हो सकती हैं। आइए स्वागत करते हैं ज्योति ठाकुर जी का उद्योग टीवी के प्लेटफॉर्म पर। ज्योति जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पिछले लगभग 20 सालों से गारमेंट उद्योग से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपना जो फैक्ट्री थी वो स्टार्ट की थी 2016 में। और 2016 में जब मैंने स्टार्ट की थी फैक्ट्री, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पर मैंने जितना कुछ भी लगाया, जितना कुछ भी उस फैक्ट्री को स्टार्ट किया, मैंने अपनी जमा पूंजी जो 17-18 सालों में मैंने नौकरी में कमाया था, वो सारा का सारा मैंने अपनी फैक्ट्री में लगा दिया था। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को सरकार से कुछ मिल सकता है, कोई फैसिलिटी, कोई स्कीम, कोई बेनिफिट, कोई ग्रांट, कुछ भी, कोई सब्सिडी कुछ है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने शुरू तो किया काम और मुझे काम बहुत अच्छा मिला भी, क्योंकि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो मुझे डोमेस्टिक का बहुत काम मिला, मुझे इंटरनेशनल का भी बहुत काम मिला, एक्सपोर्ट भी मैंने अच्छा किया और मेरी काफ़ी अच्छी फैक्ट्री चली। 2020 में जब ये पैंडमिक आया, तब तक मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ, बायर्स के साथ काम कर रही थी। जब 2020 में हुआ, पैंडमिक आया, कोविड-19 ने हम सबको ग्रसित किया, उस वक़्त मुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो रेंटल की फैक्ट्री थी, रेंट मेरे पास एक्यूमुलेट हो रहा था, लोग परेशान थे, सब कुछ था, काम पे हम जा नहीं सकते थे, काम मार्केट में था नहीं। जब फर्स्ट वेव ओवर हुई 2021 के जनवरी में, तो मैं फिर से वापस काम करने के लिए बाहर आई। पर उस वक़्त मैंने देखा कि चारों तरफ गारमेंट इंडस्ट्री के लोग इतने परेशान थे और मेरे आसपास हर फैक्ट्री बंद हो रही थी। क्यों? क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं समझ पा रहा था कि क्या है, क्योंकि कोई था ही नहीं उनको ये बताने के लिए कि भारत सरकार उनके लिए कर क्या रही है। टीवी पे जितना आता था वो बहुत ही शॉर्ट उसमें बताया जाता था कि ये स्कीम है या ये बेनिफिट, या निर्मला जी, सीतारमण जी आती थी, वो आकर के अपना बताती थी, बजट बताती थी, क्या हेल्प हो रही है, सरकार कर रही है, वो सब बताती थी। पर हम लोगों की समझ में ही नहीं आता था कि वो बता क्या रही है और हमें मिलेगा क्या। हम बैंक्स के पास जाते थे, वहाँ पे भी कोई हमें बताने वाला नहीं था। उस दौरान एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, हम कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो हम जब ये बात कर रहे थे, हम अपने आसपास देख रहे थे बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास जो उद्यमी है वो बंद होते चले जा रहे हैं, तो बेरोज़गारी आसपास बढ़ती जा रही है, चोरी चकारी बढ़ रही है। तो हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुई, तो मैंने दोबारा इस काम को शुरू करने की कोशिश की, जैसे तैसे थोड़ा और मैंने लगाया। बट फिर उसी बीच में सेकेंड वेव आ गई। सेकेंड वेव आई तब मुझे लगा कि अब बहुत ख़राब हो सकती है स्थिति हमारी हिंदुस्तान की। तो हम जब बैठे हुए थे तो हम लोगों ने एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो हमें समझ में आया कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे इन लोगों को, जो उद्यमी बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या उनको ये पता नहीं है कि सरकार क्या सपोर्ट उनको दे रही है, उनको सही जानकारी नहीं, उन्हें ये नहीं पता उन्हें कहाँ जाके ये सब मांगना है, तो हमें लगा कि हमें उनको मदद करनी चाहिए। और इस तरह से हमारे दिमाग में ये ग्लोबल MSME फोरम का आइडिया आया। ऑलरेडी इस काम में लगे हुए तो पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे थे इस MSME सेक्टर के लिए। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि इन उद्यमियों को सपोर्ट कर सके, बिजनेसेस फर्दर बंद नहीं हो और लोगों को रोज़गार जनरेट हो सके। इस आइडिया के साथ मैं ग्लोबल MSME फोरम के साथ जुड़ी और हमने ये फोरम स्टार्ट की। ग्लोबल MSME फोरम एक नॉट फॉर प्रॉफिट्स फोरम है, जिसमें हम MSME सेक्टर में जितने भी उद्योगपति हैं या जितने भी उद्यमी हैं उनको मदद करते हैं
हम उनको पहले, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस किसी को भी नहीं है, 99% लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि एमएसएमई में क्या मिल सकता है। तो पहला हमारा सबसे पहला फॉरमोस्ट स्टेप यही था कि हमें उनको अवेयर करना चाहिए। तो हमने एक बाउंस बैक सीरीज स्टार्ट की। जब हमने बाउंस बैक सीरीज स्टार्ट की और हम लोगों से मिले, तो हमें लगा कि लोगों का पेन पॉइंट सिर्फ यही नहीं है, लोगों का पेन पॉइंट बहुत जगहों पे है। किसी को पेमेंट्स नहीं मिल रही है। जब हमने ये बाउंस बैक सीरीज़ की और हमने काफ़ी लोगों से, उस दौरान हमने एक छोटा सा सर्वे किया था और हमने ये पूछा था लोगों से कि आप एमएसएमई हैं? तो हमें बहुत लोगों ने कहा हाँ हाँ हम एमएसएमई हैं। तो हमने बोला कि आप एमएसएमई हैं, पर ये सर्टिफिकेट जो आपने लिया हुआ है वो किस लिए लिया हुआ है? तो हमें ये जवाब मिला कि 45 दिन में पेमेंट आ जाती है, इसलिए हमने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो हमने दूसरा सवाल ये पूछा कि आपको 45 दिन में पेमेंट आती है? तो उसमें से 60% लोगों ने हमें ये बोला कि कभी पेमेंट 45 डेज में नहीं आती, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि 45 दिन में वो एलिजिबल है 45 दिन में पेमेंट पाने के, और अगर वो पेमेंट 45 दिनों में नहीं आती है तो उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। हालांकि भारत सरकार ने ये सब कुछ एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डाला हुआ है कि समाधान पोर्टल है, कहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, पर हर उद्यमी को ये लगता है कि अगर वो वहाँ जाएंगे, वो करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा और वो टाइम बर्बाद ही होगा, हमें शायद मिले या नहीं मिले, क्योंकि उन्हें राइट अप्रोच नहीं पता, राइट प्रोसीजर नहीं पता है। तो हमने पहला काम, हमें यही लगा कि सबसे पहले तो हम उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको ये बताएं कि एमएसएमई है क्या, आपके हक क्या हैं, आपको भारत सरकार दे क्या रही है, आप टैक्स दे रहे हैं तो भारत सरकार आपके लिए उस पर क्या कर रही है, जो कि अभी तक हमें 99% लोग ऐसे ही मिले जिनको इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। ज्योति जी, आपने खुद का गारमेंट का फैक्ट्री लगाया, उसे बंद करने का मुख्य कारण क्या था? आपसे चूक कहाँ हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जॉब में जितनी भी सेविंग की ना, सारा बिजनेस में डाल दिया। जब पैंडेमिक आया, मेरी काफ़ी शिपमेंट्स यहाँ रह गई थी जो बायर्स नहीं ले पाए, और जो वहाँ जानी थी तो बायर बैंकरप्ट हो गया, तो वो गई और वहाँ पे मुझे कभी पेमेंट आई नहीं वहाँ से। जब मैंने ये सब चीज़ों के लिए हाथ पैर दोबारा शुरू करने के लिए मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, तो मैं बैंक्स के पास भी गई, लोन्स लेने के लिए किया, पर शायद मुझे राइट प्रोसीजर नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़, कहाँ, कौन से बैंक को अप्रोच करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे ये नहीं पता था तब तक कि अगर मुझे मशीनरी लेनी है तो मुझे सिडबी जाना चाहिए, या मतलब मैं एक तरह से आप ये कह सकते हैं, अगर मैं लोगों को एक रॉ लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं मुर्गी पालन करने जा रही थी, पर मैं उसका लोन HDFC से मांग रही थी, मैं ग्रामीण बैंक नहीं जा रही थी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था कि मैं जब लोन के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया तो मुझे लोन नहीं मिले, या मुझे स्कीम्स नहीं राइट टाइम पे पता चली, मुझे ये नहीं पता चला कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, मेरा क्या हक है, मुझे क्या मिल सकता है। जबकि भारत सरकार महिला उद्यमी को बहुत सपोर्ट करती है, ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी ये मुहिम को ज्वाइन किया और इस मुहिम को बना करके हमने एक कारवां चलाया। तब मुझे पता चला कि महिला उद्यमी भारत सरकार के लिए क्या महत्व रखती है और कहाँ खड़ी होती है, और उद्यमी भारत सरकार के लिए क्या महत्व रखते हैं और कहाँ खड़े होते हैं इंडिया की GDP में। ज्योति जी, देश में करोड़ों MSME के उद्यमी हैं, लेकिन उनमें से महिला उद्यमी की संख्या बहुत कम है। महिलाएं या तो घर चला रही हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, सेफ जोन में रहना चाहती हैं, रिस्क क्यों नहीं लेती हैं? क्या रीजन है इसका? आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगी? महिला उद्यमी, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि महिला उद्यमी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बचपन में लिज्जत पापड़ बहुत खाया था, ठीक है, और उसे स्टार्ट करने वाली एक महिला ही थी, और उन्होंने एक ब्रांड बना दिया। जब ये ब्रांड तब बना था जब लोग समझते नहीं थे कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है। उस महिला ने लिज्जत पापड़ खड़ा कर दिया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं नहीं हैं, पर हाँ, आज भी महिलाओं को बिहाइंड द कर्टन काम किया जाता है। मैं आज अपने उद्योग की अगर मैं बात करूँ, गारमेंट्स उद्योग की, तो आप देखेंगे कि उनकी क्रिएटिविटी सेक्टर में, या जहाँ क्रिएशन हो रहा है या डिज़ाइन डेवलपमेंट है, आपको वहाँ महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। वो या तो बहन भी हो सकती हैं ओनर की, या वाइफ भी हो सकती हैं। और हमारे ट्रेड में डिज़ाइन ही है जो बिकता है, और बिकने के पर बिजनेस आता है। तो ये एक सेकंड सीट ज़रूर महिलाओं ने ली है, पर बिजनेस को प्रमोट बेशक आदमी आगे खड़ा होकर कर रहा है, पर पीछे ज़रूर औरत है। हाँ, भारत सरकार ने इस नीड को समझा
और भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, बहुत कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की औरतों को आगे लाने के लिए या महिला उद्यमी को आगे लाने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया, पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि एमएसएमई में लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ हमारे लिए भारत सरकार कर रही है। तो जब तक उनको पता नहीं होगा तब तक वो आगे आएंगी कैसे, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं नहीं। अगर आज एक महिला घर में बैठी हुई है, वो सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी है, पर उसके पास पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं और हम कहते हैं कि हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको यहाँ मदद करते हैं। भारत सरकार की ये स्कीम है, आप ऐसे लोगों को करिए, क्लस्टर बनाइए और इसमें काम करिए। इसमें वो 2 पैसे कमा सकती हैं और आत्मनिर्भर हो सकती हैं। तो जहाँ तक मैं आपसे पहले भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस करना, अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक महिला उद्यमी आगे नहीं आ पाएगी। हम जब मेरे 2 सेमिनार्स हम लोगों के हो चुके हैं, जो बाउंस बैक सीरीज़ का हमने स्टार्ट किया, उसमें हमारा 2 हो चुके हैं और तीसरा हम जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे ये सेमिनार्स हुए और उस सेमिनार्स में, उस इवेंट में हम लोगों ने देखा कि 30-35% महिलाएं मौजूद थी वहाँ। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं अपना रोज़गार चला के आ रही हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री चला के आ रही हूँ, और फैक्ट्री को चलाने के बाद मैं आज ये काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आगे आकर के काम कर रही हूँ। तो जब एक महिला दूसरी महिला को देखती है कि हाँ वो ये कर रही है और ये समझा रही है और ऐसा कुछ कह रही है, तो उसमें भी हौसला बढ़ता है और वो भी आगे आती है। तो यही हमारा एक पर्पस है ग्लोबल एमएसएमई फोरम का, कि हम महिलाओं को भी आगे लेके आएँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि महिलाएं आगे आएँ और काम में अपनी ओननेस लें और उनको वो विजिबिलिटी मिले जो इतने सालों से उन्हें नहीं मिल पाई है। ज्योति जी, आप युवा है, आज के जो स्किल्ड युवा हैं वो मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। एमएसएमई सेक्टर की तरफ उनका झुकाव बहुत कम है, आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप बात करेंगे कि लोग, विमेन जो है वो मल्टीनेशनल में, मतलब कि ऐसी जगह पे काम क्यों नहीं करना चाहती, मल्टीनेशनल में क्यों करना चाहती है, तो आप एक बात समझिए कि देखिए, मल्टीनेशनल एक तो या तो गुड़गांव में है या नोएडा में है ज़्यादातर। दिल्ली में आपकी इंडस्ट्रीज़ हो नहीं सकती, सर्विस इंडस्ट्री कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं। और सर्विस इंडस्ट्री में भी जब आदमी कहता है कि जब हमारी फैक्ट्री गुड़गांव में या नोएडा में है, तो हम वहीं पे अपना ऑफिस भी, मार्केटिंग ऑफिस या सर्विस ऑफिस वहीं खोलना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग। तो विमेन जो है वो, अगर आप कह रहे हैं कि वो इतनी दूर क्यों जाती है, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर, उसकी स्टडीज़ जो इतने सालों उसने पढ़ाई लिखाई की है, वो उसका पर्पस सॉल्व ही होता है मल्टीनेशनल में जाके या कॉर्पोरेट में जाकर के। और कॉर्पोरेट अगर गुड़गांव में है या नोएडा में है तो ये उसकी मजबूरी भी बन जाता है कि वहाँ जाना, वहाँ तक इतनी दूर तक ट्रैवल करना। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत या कोई भी महिला उद्यमी या महिला इतनी दूर ट्रैवल करना चाहेगी, क्योंकि उसके बाद आप ये मत समझिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी हिंदुस्तान में एक महिला अगर वो वर्किंग वुमन है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हट जाती हैं। उसे आज भी अपना बच्चे को देखना, आज भी उसे अपने घर परिवार को अलाइन करके जाना है और उसके बाद काम को भी ठीक सा सर्व करना है। तो उसके ऊपर तो तीन गुना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक ये भी एक कारण है महिला का इतनी दूर जाने का, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी जो मैंने पढ़ाई लिखाई इतने सालों तक की है वो मुझे वहीं पे ही रीपे हो पाएगी। पहला कारण मुझे ये लगता है। दूसरा कारण ये कि वो अगर उसी जगह पे क्यों नहीं ऑफिस खोल सकती है या उसी जगह पे आसपास क्यों नहीं काम कर रही, जैसे बावाना साइड हो गया या ऐसे वजीरपुर साइड हो गया, तो उसका कारण मुझे ये लगता है कि वो अपना उद्योग नहीं खोल सकती है, अपना उद्योग नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि उसको एमएसएमई की जानकारी ही नहीं है, कुछ ऐसी अवेयरनेस ही नहीं है। मेरे ऑफिस का एक राउंड मार के देखिएगा तो आपको 30% विमेन यहाँ दिखाई देंगी, 30% औरतें यहाँ पे काम करती हुए, महिलाएं यहाँ काम करते हुए नजर आएंगी। तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे उनमें अवेयरनेस आ रही है और धीरे धीरे वो एमएसएमई को ऑप्ट भी कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है और वो फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम उसे कितना उन बेनिफिट्स, उन स्कीम्स, उन ग्रांट्स, उन फैसिलिटीज़ को या उन इंसेंटिव्स को उन तक पहुँचाना कितना सुगम कर सकते हैं। जितना हम उसे सुगम कर पाएंगे, आप देखेंगे आने वाले टाइम में उतनी महिलाएं आपको आत्मनिर्भर नजर आएंगी। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में एमएसएमई की समस्याएं क्या है। आप एमएसएमई सेक्टर की सहायता के लिए एक संस्था चला रही हैं, ग्लोबल एमएसएमई फोरम। आपका रिसर्च क्या कहता है और आपकी संस्था कैसे काम करती है? मेरी नज़र में जब हमने लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों से बातचीत की, तो हमें ये समझ में आया कि उनको कुछ भी नहीं पता है। हार्डली अगर मैं 100 लोगों से मिली हूँ तो 3 लोगों को ये पता होगा कि एमएसएमई के क्या बेनिफिट्स हैं और वो तीनों ले रहे हैं।
97 जो % लोग हैं, 97 लोग हैं, उन्होंने वो बेनिफिट्स नहीं लिए। पहला बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको, क्योंकि मैं गारमेंट सेक्टर से हूँ, तो मैं आपको वहाँ से एग्जांपल देके ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाऊंगी, या मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी जो आउटसाइड माय सेक्टर है। फरीदाबाद में हम लोगों ने क्लस्टर किया था, जहाँ पे अगर आप जानते हो तो फरीदाबाद में लाइट बहुत जाती है, और जो लाइट वो बहुत जाती है तो उसमें हर फैक्ट्री अपना अलग अलग डीजल जनरेटर ऑपरेट करने के लिए लेती थी। जब हमने वहाँ सर्वे किया, हम लोगों ने लगभग 1000 फैक्ट्रीज का सर्वे किया, और हमें पता चला कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमने उस सारी रिक्वायरमेंट को जब कंसोलिडेट किया तो एक बहुत बड़ा नंबर बना। वो नंबर जब बना तो हम लोगों को लगा कि अगर हम ये नंबर ले करके इंडियन ऑयल के पास या भारत पेट्रोलियम के पास या टाटास के पास हम जाएंगे, तो शायद हमारे को इस नंबर पे हम उनसे ज़्यादा बेटर नेगोशिएट कर सके। जब हम लोग वहाँ पूरी रिक्वायरमेंट लेके गए, तो इंडियन ऑयल ने हमको उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया, हमको डोर स्टेप डिलीवरी भी दी। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे आपको रेट भी कम मिला, आपको डोर स्टेप डिलीवरी भी मिली, पिलफरेज भी खत्म हो गई, आपकी चोरी चकारी भी खत्म हो गई। आपने क्या किया? आपने एक संगठन बनाया और पूरी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर दिया और लेके गए, और आपने उससे नेगोशिएट किया और आपको बेटर डील मिल गई। सेम चीज़ मैं आज की डेट में आपको कहना चाहूँगी अक्रॉस, ये सिर्फ मेरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी सब इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंडिविजुअली काम करते हैं। अगर हम, जैसा उधर सेक्टर में हमने काम किया, अगर हम वैसे अपने अपने सेक्टर्स में क्लस्टर्स बना लें और अपनी रिक्वायरमेंट को कोलैबोरेट कर लें, इकट्ठा कर लें, और उसके बाद किसी से जाकर के हम उस चीज़ को नेगोशिएट करें, मुझे लगता है कि हम रेट्स को भी मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप एक बंदे के पास, अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं, उस फैब्रिक सप्लायर को बोल रहे हैं मुझे 100 मीटर कपड़ा चाहिए, मैं बोल रही हूँ 100 मुझे चाहिए, दूसरा आके बोला 5000 मुझे चाहिए, आपको जो रेट देगा वो शायद 2 रुपये ज़्यादा देगा, 5000 वाले को 2 रुपये कम देगा। पर अगर वही मैं 5 लाख मीटर लेके उसके पास जाऊँगी तो शायद हो सकता है वो मुझे 15 रुपये कम दे रेट। तो मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, मेरी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो गई, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और हमें समझाने की ज़रूरत है। ग्लोबल एमएसएमई फोरम हम यही काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे कंसोलिडेट कीजिए और कैसे उसको आगे बढ़ाइए और कैसे आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ये जर्मनी में हो रही है, ये चाइना में होती है। जब वहाँ हो सकती है तो यहाँ हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती है? इट इज़ जस्ट इस क्रांति, मतलब ये क्रांति तो आ गई है, कारवां तो चल पड़ा है, पर अब उसको आगे लेके चलना है और लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को, इस महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ यही एक तरीका है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का, बजाय अलग अलग जाके। बचपन में कहानी सुनाया जाती थी, एक अगर आप लाठी लोगे तो टूट जाएगी, 5 को इकट्ठे रखोगे कभी नहीं टूटेगी। वही हाल यहाँ पे है, आप 5 को इकट्ठा मिला लो, कोई नहीं तोड़ पाएगा आपको। आप कॉम्पिटिटिव भी रहिएगा, आप जीडीपी में ग्रोथ भी कीजिएगा और आप प्रोग्रेस भी कीजिएगा। अंत में आप आने वाले उद्यमी से या वर्तमान उद्यमी से कुछ कहना चाहेंगी? मैं उद्योग टीवी के माध्यम से सब एमएसएमई सेक्टर से अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी डे टू डे समस्याओं में मत उलझे रहें। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो बाहर निकल के आएँ, सवाल पूछें और तब तक पूछते रहें जब तक कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता। क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि सवाल कभी भी बेवकूफ़ाना नहीं हो सकता, आंसर फिर भी हो सकता है। तो आप तब तक पूछिए जब तक कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता है। ग्लोबल एमएसएमई फोरम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर है, आगे है। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कुछ सेल्स हैं, जैसे हमारा लीगल सेल है, हमारा फिनेंस सेल है, हमारा ऑडिट सेल है। तो हम सेल्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स बना के आगे चलते हैं। तो आप अगर हमारे पास आएंगे तो हम आपको कनेक्ट करेंगे राइट लोगों से, सही लोगों से, जो आपको सही दिशा देंगे, आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और प्रोग्रेसिव भारत में आपके कंट्रीब्यूट को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी ज्योति ठाकुर। आप भी उद्योग टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई उद्योग चला रहे हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं, एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें। उद्योग टीवी आपकी हर सकारात्मक मुहिम में आपके साथ है। हम सब मिलकर देश को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएं। धन्यवाद।